अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की सियासत में हलचल, नई सफ़बंदियां, नई प्लानिंग और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ दुबई बन चुका है। जी हां, नवाज शरीफ साहब का क़याम अब दुबई में होगा। बहुत सारी अहम सियासी शख्सियात दुबई में अब जाएंगी और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगी। इस वक्त नवाज शरीफ साहब दुबई में ये प्लानिंग कर रहे हैं, सर जोड़कर अपनी क़यादत के साथ बैठे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कैसे मुमकिन होगी, कब मुमकिन होगी, इसके लिए प्लानिंग की जा रही है। और पाकिस्तान में इसकी राह हमवार करने के लिए कौमी असम्बली में भी नवाज शरीफ साहब की नाअहली से मुतालिक बिल पास कर लिया गया है। अब कानूनी पेचीदगियां जो राह में रुकावट थी, अब उनको दूर किया जा रहा है। अब सियासी लाहे अमल क्या होगा, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती दिखाई दे रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होंगे। वो किस बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी सवाल करेंगे। मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं, हमारे साथ डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारा साथ देंगे मज़हर बरलास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ मज़हर बरलास साहब आपसे करूँगी। ये बताइएगा कि इस वक्त दुबई जो है वो सियासत का मरकज़ बन रहा है। क्या देखते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? अब तो ये बात खुलकर सामने आ चुकी है और जो कानूनी पेचीदगी थी, कानूनी रुकावट थी, वो भी दूर कर ली गई है तकरीबन नवाज शरीफ साहब की नाअहली से मुतालिक। तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? किस हिकमत अमली के तहत आएंगे? देखिए, पहले तो मैं आलिया बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान की सियासत का मरकज कभी लंदन बन जाता है, कभी दुबई बन जाता है और पाकिस्तानी सियासत से मुताल्लिक फैसले जो हैं कभी लंदन में होते हैं तो कभी दुबई में होते हैं। हालांकि इस मुल्क के वतन अजीज के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। अब जो मियां नवाज शरीफ की वापसी का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए, उनकी वापसी से एक चीज तो साबित हो जाएगी कि पाकिस्तान में बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जो कानून से बालातर हैं। अब जो एक बात और आपने फरमाई है कि दावे किए जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके जवाब में दावे नून लीग कर रही है कि जी, तो वो नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाब नून लीग भी देख रही है। नहीं दोनों में से किसका है, तो ब्रिगेडियर हारिस नवाज इन्हें बहुत पुराना जानते हैं, वो मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर बता सकेंगे। नहीं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे, कानूनी रुकावटें तो जाहिर है दूर की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि वो किसी डील के जरिए गए थे। तो अब किसी डील के जरिए आ रहे हैं मज़हर बरलास साहब? जी हाँ, उनका हमेशा जाना डील के जरिए हुआ और उनका हमेशा आना डील के जरिए हुआ। जी ठीक। परवेज मुशर्रफ दौर में जब वो गए तो मुसलसल कौम से झूठ बोलते रहे, उनकी पार्टी झूठ बोलती रही कि हमारा कोई मायदा नहीं, कोई मायदा नहीं। बिल आखिर वो मायदा भी सामने आ गया और वो एक डील ही के जरिए गए थे और डील ही के जरिए वापस आए। राइट। अब भी वो एक डील के जरिए गए और एक डील के जरिए वापस आ जाएंगे। इल्ला माशाल्लाह। जी ठीक है, ब्रिगेडियर साहब से पूछ लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले कि मैं बात करूं कि दुबई में क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग की जा रही है, लेकिन इससे पहले मज़हर बरलास साहब और हम बात कर रहे थे कि क्या नवाज शरीफ साहब पहले गए डील के जरिए और अब किसी डील के जरिए आ रहे हैं? नहीं, डील तो नहीं आ रहे हैं। जाहिर है कि ये अब आके केसेस करेंगे। ये हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अपना है। कानून साजी में हर जगह अपनी मर्जी कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा हो तो कानून साजी इंडिविजुअल स्पेसिफिक चल रही हैं। सारे जो कानून पिछले एक साल में किए हैं सिर्फ और सिर्फ वो इंडिविजुअल और पार्टी स्पेसिफिक हैं, जिसमें नैब को भी के कानून चेंज किए, फिर उसके बाद सारे केसेस अपने माफ करवा लिए, वो भी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दी, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग राइट खत्म कर दिए, फिर 184(3) के लिए भी उन्होंने अपनी मर्जी कर ली कि कोई एक दफ़ा उसको मोटर नहीं ले सकते और उसके बाद अपील जो होगी वो 3 में जज बैठ के करेंगे। और आज अगर आपने देखते एक और फैसला कर लीजिए कि 5 से ज़्यादा नाअहली नहीं हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें की जा रही हैं, ये सिर्फ हुकूमत क्योंकि बैठी है, ऑपोजिशन नहीं है, तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। डील यही डील है जो अपनी पार्टी के थ्रू ये करके आ रहे हैं। जी, डील आप क्या कह रहे हैं? मतलब डील ये अपनी पार्टी जो हुकूमत में पार्टी वो मिल के आपस में कानूनी टीम, हुकूमत
पार्लियामेंट और ये मिल के सारे कानून साजी करें, अपनी मर्जी की डील बना के आ रहे हैं जी खुद पार्टी के अंदर, नॉट विद एनीबॉडी एल्स। जी ठीक है, ये अब खुद अपनी हुकूमत है और उसी लिए ये सारा एक माहौल बना के आ रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब दूसरी तरफ वापसी के लिए क्या समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अब क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे पाकिस्तान की सियासत के लिए? इलेक्शन है वो सामने रख रहे हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि चौथी बार भी वजीर आजम बन सकते हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी को आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में? देखें, एक तो बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये तब सितंबर से पहले आएंगे जब तक ये नए पुराने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वहाँ बैठे हैं। ही विल लाइकली टू कम आफ्टर 17 जब काजी फायजीसा साहब हलफ दे देते हैं। सेकंड बात ये है कि उस वक्त आएंगे जब ये तसल्ली हो कि माँ बदौलत जो है ये बादशाह सलामत जो है ये सब चीजें इनके लिए सेटल हो जाएंगी, प्लेट पर रख के इनकी प्राइम मिनिस्टर उसके बाद लॉ मिनिस्टर सब एयरपोर्ट गए होंगे रिसीव करने के लिए, आएंगी आपको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत ज्यादती है। बात यह है कि आप 4 साल वहाँ पर मदद फिर कर आके आ रहे हैं, अभी आप हज करने के लिए वहाँ पर गए हैं, आपके दिन की तबीयत खराब है। आए कानून को पेश करें और कानून के मुताबिक जो अदालतें फैसला करती है वो करें। उसके बाद इनके पास टाइम कितना होगा इलेक्शन में जाने के लिए, इनके पास क्या मैनिफेस्टो होगा, ये अवाम को क्या कहेंगे कि जी हमने आसमान से तारे आपके लिए तोड़ के ले हैं, हमने डॉलर की कीमत कम कर दी है, हमने बिजली गैस की कीमत बहुत कम कर दी है, डीजल बहुत ज्यादा हमने गैस पेट्रोल कम कर दी है, आवाम को रिलीफ बहुत दे दी है, बहुत महंगाई को कंट्रोल कर ली, इन्फ्लेशन खत्म कर दी है। ये नारा इलेक्शन में क्या लगाएंगे, इलेक्शन स्लोगन क्या होगा सवाई ये लेकिन देखिए ना, मरियम औरंगजेब ने जो कहा है वो कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत मुआशी बारूदी सुरंगें बिछा के गई थी, मुल्क को दिवालिया होने से हमने बचाया है, IMF के साथ जो डील की थी उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं, अब IMF के साथ बेहतर डील करने जा रहे हैं। तो ये वो नारा लेकर अवाम में ही जाहिर है जाएंगे। देखिए, मुझे ये बताइए कि जब PTI की हुकूमत थी क्या आपने मैंने किसी ने डिफॉल्ट का नाम सुना था? अगर आप आए थे तो आप क्यों आए थे? अगर आप आए हैं तो फिर आपको हालात ठीक करनी आपकी जिम्मेदारी है। स्टॉप ब्लेमिंग ओल्ड गवर्नमेंट। आपने 1.5 साल में क्या परफॉर्मेंस है, आपने क्या डिलीवर किया आवाम को? आपने इसाक डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल को चेंज कर दिया, इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए सवाई IMF बेरी को थ्रेट करते रहे हैं। फिर उसके बाद जो बशीर हैं वो दूसरी इनकी लेडी जो है वो कहती रही कि हमारा प्लान भी है। आपके पास कौन सा प्लान, आपने क्या कर लिया सवाई मिन्नतें करने के, कशकोल लेके फिरते हैं, बांटते फिर रहे हैं। आपने उसके बाद सेकंड से ये पूछा जाए कि अभी ये 30 जून को खत्म हो रहा है ये भाइयों बड़ों प्रोग्राम, अभी आप तक हो, फिर आपने एक और 200 को 250 अरब का आपने और टैक्स लगा दिया। इनसे ये पूछे इन हाउस इन्होंने क्या काम किया। इन हाउस मेरा मतलब ये है कि आप अपने घर में कहते हैं हमने ऑस्टेरिटी ड्राइव करी है, हमने प्रेसिडेंट हाउस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, मिनिस्टर्स का, ब्यूरोक्रेट के सब खर्च बंद कर दिए, रशिया बंद कर दिए। किसी को खाना सरीना से और PC से और मेरिट से नहीं आएगा। लंच हम एक बिस्कुट ये करेंगे, गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, कोई खर्चे इन्होंने कम किए। ये टैक्स जो है FBR का 2000 से 3000 अरब टैक्स चोरी हो रहा है, इनकम टैक्स और टैक्स सेल टैक्स। क्या इन्होंने उसको कंट्रोल किया कि जी चलें 2000 नहीं तो हम 500 अरब बचा लेंगे? क्या इन्होंने स्टेट कॉर्पोरेशन जिसमें ये रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है और कोई 200 कॉर्पोरेशन है, क्या जो उसके ऊपर 800-900 अरब रुपए लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो जब भी ये कहते हैं, जब भी उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि ये कोई 1 ईयर का तो ऑब्जेक्टिव है नहीं है जिसके ऊपर हम अमल करके ये सब कुछ दुरुस्त कर सकते हैं। और ये हुकूमत IMF की वजह से जो इन्होंने बदतर डील की थी IMF के साथ, उसकी वजह से ये हालात हुए हैं। तो अब हम तो ये समझने से कासिर हैं कि किसकी बात पे बिलीव किया जाए। मुझे ये बताएं, अगर ये बात थी बजट से कम, आप 6-7 महीने इमरान को रहने देते ना, कोई इसका वोट टिकट देने वाला भी ना होता। अगर ऐसी बात थी फिर उसके बाद इलेक्शन होते, आप अवाम के मैंडेट चाह देते। ब्रिगेडियर साहब फिर वो आगे एक और चैप्टर मुझे ओपन करना पड़ेगा कि जो वो कहानी हमें सुनाते हैं वो फिर एक और है कि कौन क्या प्लानिंग कर रहा था, अगले 10 साल की प्लानिंग की जा रही थी, कौन आने वाला था और किसको रखना था, ये फिर सब कुछ था। तो फिर ये कहें कि हमें अपनी सियासत खत्म होती नजर आ रही थी, हमें रियासत की परवाह बिल्कुल नहीं थी। हम अपने आप को बचाने के लिए, नैब से बचाने के लिए, जेलों से बचाने के लिए, सजाओं से बचाने के लिए आए। हमने पाकिस्तान को भाड़ में जाने दें, पाकिस्तानी मैशत को भाड़ में जाने दें।
मुल्क को भाड़ में जाने, हमने अपने को बचा लिया और हम सरकुल होकर बैठ गए। फिर ये राइट। कहें जी ठीक है, जी ठीक है। मजहर बडलाल साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की अब क्योंकि बिल तो पास कर लिया गया है, नवाज शरीफ साहब नाहल से अहल हो जाएंगे? बड़ी अच्छी बातें की हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। जी। मैं समझता हूँ कि जो आपने इकोनॉमी की बात की, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 60 रुपए का डॉलर था, तो 60 रुपए का डॉलर अब 300 से ऊपर कौन लेकर आया है? यही चंद्रे लेकर आया जिनकी हुकूमतें हैं। और जो इमरान खान पर ये तनकीद करते हैं, सॉरी चेयरमैन पीटीआई पर जो तनकीद करते हैं, वो चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत तो 3.5 साल रही, जिसमें 2-2.5 साल तो कोरोना रहा, और कोरोना का उन्होंने जिस हिकमत अमली से मुकाबला किया उसको लोग दाद देते हैं, दुनिया दाद देती है। फिर उन्होंने जो हेल्थ कार्ड और दीगर फलाई मंसूबे शुरू किए थे, लोग उनको दुआएं देते हैं। नहीं, लेकिन आप देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट ने वो हेल्थ कार्ड के ऊपर कटौती कर दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो हेल्थ कार्ड नहीं चलेगा उसमें कुछ केसेस के ऊपर, और अगर चलेगा हार्ट के कुछ पेशेंट के लिए चलेगा 30%, उसमें भी कटौती होगी। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये वो सेहत कार्ड वगैरह खत्म होना शुरू हो गए। वो तो सेहत कार्ड ऑलमोस्ट बंद कर दिया ना। अब गुजारिश ये है कि वो हेल्थ कार्ड जिस आदमी की जेब में होता था, अमीर या गरीब, इवन सफेद पोश जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी जेब में भी होता था, तो वो 10 लाख का इलाज करा देते थे। लेकिन अब वो अमीर, गरीब या सफेद पोश जितने भी हैं, वो इलाज से महरूम हो गए। लेकिन इस सब के बावजूद भी, जी जी, अच्छा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक शामिल कर लूं, उसके बाद वापस की जानिब आऊंगी, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने, ब्यूरो चीफ पब्लिक न्यूज़ इस्लामाबाद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपकी जानिब आती हूँ। मजहर बडलाल साहब पहले बात कर रहे थे, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। हाँ जी, वो बताएंगे कि जब हमारी हुकूमत आई मेरे भाई बरादर खुर्द की, तो डॉलर 178 रुपए का था, तो अब वो 300 से ऊपर बातें कर रहा है। वो बताएंगे कि जब मेरे भाई साहब तशरीफ लाए तो आटा इतने रुपए का था, अब इतने रुपए का हो चुका है। घी या बाकी जरूरियात की जो चीजें हैं वो इतने की थी, इतने का हो चुकी हैं। और जब वो मेरे भाई तशरीफ लाए थे तो 149 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, और अब वो 350 नहीं, लेकिन वो 2000 वो इसके ऊपर बात नहीं। आपने मरियम नवाज की गुफ्तगू नहीं सुनी। वो उनका ये है कि जब भी वो बात करती हैं तो वो ये बात करती हैं कि 2013 से 2018 का मुआवजना करें और पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ हमारा मुआवजना किया जाए। इस एक साल को तो वो माइनस, इस एक साल को वो कुछ भी नहीं समझते। नहीं, क्यों नवाज साहब का फार्मूला मान ले तो फिर इमरान खान, सॉरी फिर से मुझे नाम देना पड़ गया, चेयरमैन पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, जो 3.5 साल रही, जिसमें 2.5 साल कोरोना रहा, उस 3.5 साल की हुकूमत का मुआवजना 40 साल हुकूमतों से कैसे किया जा सकता है? ये लोग तो 40-50 साल से इक़्तिदार में है, तो इनका मुआवजा उनसे कैसे किया जा सकता है? अच्छा, जो उसके दौर में ग्रोथ रेट था वो बेहतर था, तो अचानक उस ग्रोथ रेट को क्या मौत पड़ गई, वो ये नहीं बताते। आप देखें ना, मरियम नवाज ने अभी हालिया कमेंट दिया था, वो ये कह रही है कि अगर नवाज शरीफ का दौर निकाल लिया जाए और उनके तरक्याती काम निकाल लिए जाए ना, तो पीछे कोई कुछ सिफर है, सिफर बटा सिफर आपको तरक्याती काम नजर आते हैं। मरियम नवाज की अकल का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े तमतराक से फरमा रही थी कि जी मुमालिक हमसे नाराज हो गए हैं, अब वो साइफर हमें नहीं भेजते। उन्हें क्या साइफर का भी नहीं पता था कि वो क्या भला किस चीज का नाम है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या शौक चढ़ा हुआ था। ये वही खातून है जो लिया को तहसील बनाने चली थी जब लिया जिला था, और वहाँ जिमनी इलेक्शन हो रहा था, और वो फरमा रही थी कि लाला ताहिर हम आपकी लिया को तहसील बना देंगे, और लिया जिला था उस वक्त भी। तो एक ऐसी खातून जो अजीबोगरीब बातें करती हैं, उसकी बातों का क्या जवाब दिया जाए? गुजारिश ये है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री 30 साल से बंद थी,
2013 से 2018 में इनकी हुकूमत, आप उसका भी हिसाब विभाग करता चलूं, तो वो उस दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चली थी जो 30 साल बाद कासिम के वालिद या सलमान के वालिद के दौर में चल गई। उसका जवाब इनके पास है। और अब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, 3 करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। जी ठीक है। इनको कोई ख्याल ही नहीं। और ये अपने लिए एक मिनट से मुझे दीजिए, जो इन हाउस बात की ना ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने, इन हाउस इन्होंने ये किया है कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी मराहत बहुत सी बना दी है कि लाखों उसको ये लेकिन मिलेगा। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इसको पोस्ट कर रहे हैं जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो इसको आप देखें ना कि उन्होंने तो तनकीद की है इसके ऊपर। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गोगलुओं पे से मिट्टी झाड़ रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है जी, ठीक है। हमारे साथ हैं नसीम सिद्दीकी साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ पब्लिक न्यूज़ इस्लामाबाद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए अब तैयारियां और प्लानिंग हो रही है और इसके लिए जो राह हमवार की जा रही है, कानून साजी की जा रही है, इससे क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब कब तक पाकिस्तान वापस आ जाएंगे? बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। कभी मुल्क से बाहर भेजे जाने के लिए कानून तब्दील हो रहे थे, अदालत कहती कि मंगल तक आप श्योरिटी दें इनकी ज़िंदगी की, और फिर इलाज के लिए गए, पता नहीं इलाज हुआ नहीं हुआ। अब वापसी के लिए इतनी तैयारियां हो रही है। ये मुल्क जो है ना आलिया, ये सिर्फ उम्रा के लिए रह गया है। मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें गिनवाता हूँ कि जिस तरह अभी बात हो रही है, हम टीवी के ऊपर देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो टर्की जाते हैं या किसी और मुल्क में जाते हैं, बड़े उनकी आवभगत होती है। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं, उनकी भी बड़ी आवभगत होती है। अभी टिकर्स चल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो शाही मेहमान है यूएई में। चले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तमाम चीजें इन लोगों ने अपनी जात और अपने फैमिली के लिए कमाई है। अगर ग्रीस में कोई जहाज डूबता है और पता है कि मौत बांटी जा रही है, तो वहाँ मौत बांटने में भी पाकिस्तानी लोगों को निचले दर्जे में रखा जाता है। यानी कि जितने पाकिस्तान थे वो किश्ती के निचले हिस्से में रखे गए थे। और कितने सैकड़ों पाकिस्तानी इस वक्त कुआलालंपुर एयरपोर्ट के ऊपर, जो पाकिस्तानी नौजवान हैं जो यहाँ से वीज़ा लेके गए हैं, उनको फर्श पे बिठाया हुआ है, उनको वहाँ पे स्ट्रैंडेड है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो बात ये कि कौम की बात तो ना करे, पाकिस्तान की बात तो ना करे, लेकिन ये तो उनके जाती भी ताल्लुकात है ना। ये देखें, दुबई हो, कतर हो, सऊदीया हो, ये तो आप देखें कि शरीफ खानदान का इनका जाती मरासिम भी तो हैं वहाँ पर। कतरी खत याद नहीं है जी, कि वही मैं बात कर रहा हूँ पड़ती है तो कतरी खत जी, मैं भी वही आता कह रहा हूँ कि जाती मरासिम रह गए। पाकिस्तानी अवाम को ये लोग क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। आप देखें कि मईशत कोई हमेशा हर दौर में बहुत बेहतर नहीं रही है। जब पीटीआई का दौर था उस वक्त भी कोविड की वजह से, जिस तरह मजहर बरलास मेरे भाई ने बताया, मामला चल रहे थे। और जब अदम एतमाद हुए, उससे पहले डॉलर कहाँ था, उससे पहले पेट्रोल कहाँ था, आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो रही थी, आपकी रेमिटेंसेस बहुत बेहतर हो गई थी, आपकी ओवरसीज का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था। आपकी फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ पे जॉब्स क्रिएट थी, लेकिन लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो हर चीज़ एक रूटीन में चल रही थी। फिर आपने एक तजुर्बा किया, उस तजुर्बे के नतीजे में पाकिस्तान कहाँ पे पहुंचा। उस वक्त 17 अरब जो डॉलर, 17,000 अरब डॉलर आपके रिजर्व में थे, अब 4,000 अरब डॉलर रह गए हैं। तो ये लोगों को चीज़ें नहीं नजर आ रही। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप वो जो पुरानी बोतल वाली बात होती, शायद यहाँ पे सेंसर हो जाए वो बात, लेकिन आप वही पुराने तजुर्बे कर रहे हैं, पुराने लोगों को लेके आ रहे हैं। आपको कोई नई चीज़ नहीं आती। वो आपने क्या ये कर्ज मांगने आपको एक्सपर्ट चाहिए कि यूएई से कौन पैसा ले आएगा, सऊदीया से कौन भीख मांग लेगा, कौन आईएमएफ से करवा देगा। लेकिन देखिए ना, ये जो नया तजुर्बा था वो तो गले पड़ गया ना नसीम सिद्दीकी साहब। वो जो नया तजुर्बा था वो गले पड़ गया, और गले ऐसे पड़ा कि 9 मई का सानिया हो गया। तो फिर क्या करें? जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा, जब आप अवाम को उनकी राय शुमारी की इजाजत नहीं देंगे, जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ठोकरों से उड़ा दिया जाएगा, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्या उस मुल्क के अंदर जो है वो आप तरक्की कर सकते हैं? मुझे याद है एक वाकया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बरतानिया के वजीर आजम सर विंस्टन चर्चिल जो है वो जब दौरे पे निकले बाहर, तो उन्होंने देखा कि लोग डबल रोटी के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा मुल्क के तो हालात बहुत ख़राब हैं, और ये बताएं कि हमारी अदलिया कैसा काम कर रही है। जी ठीक है।
तो उनके लेकिन वजीरों अदलिया वकीलों ने बताया अदलिया कि का तो अदलिया देखें कि दुरुस्त ये है काम कि करेगी, हर तो उन्होंने रोज कहा मुल्क तरक्की हर कर रोज जाएगा। एक बेंच बनता है और वो टूट जाता है और जजेस के इख्तिलाफात भी सामने आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो अहल हो सकते हैं, होने जा रहे हैं, ऐसा सामने नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोई नाअहल भी हो सकता है, ये भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखें, बात यह है कि ये आप पीटीआई चेयरमैन की बहुत बड़ी गलती है, मुझे समझ नहीं आती है। इतनी पॉपुलैरिटी जो जमात की हो और वो लेके हर वक्त फौज को तनकीद का निशाना बनाएं और उनके साथ डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल करें, उसके बाद आपने नैरेटिव बिल्ड करें और फिर 9 मई को आप आके बजाय इसके कि आप पीसफुल धरना दें या पीसफुल लिबर्टी चौक पर बैठ जाएं या मालो पे बैठ जाएं या आप और गवर्नमेंट की तरफ चले जाएं, आपको क्या जरूरत थी कि आप आके सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे चले जाएं, शोहदा की यादगारों के ऊपर जाके आप हमले कर दें, निशाने हैदर जो है लोग उनकी खबरों से करें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, फिर भी आपकी हमदर्दियां उन्हीं के साथ हैं। ये देखिए ना, नसीम सिद्दीकी साहब भी अभी कह रहे हैं कि आप पुराने चेहरों को आप दोबारा लाने जा रहे हैं, तो आपने जो पुराना नया तजुर्बा किया था वो तो गले पड़ा ना हमारे, वो 9 मई का सानिया हो गया। देखिए, बात यह कि यही मैं कह रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि चेयरमैन पीटीआई शुड हैव हैड सम, इतना एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़नी चाहिए। आपने जितनी तनकीद करनी है आप सियासी जमात को करें, सियासी लीडर्स को करें। आप कभी कह रहे हैं फौज जो है सादिक अमीर वो दो जाफर है, उसके बाद ये जानवर होते हैं, फिर आप जन बाजवा को कोर्ट मार्शल करें, फिर उसके बाद एंड में आपके 9 मई को कहते हैं सब कुछ जन्नत से मंजूर कर रहे हैं। आपकी सियासत हुकूमत है, मिनी इंटीरियर इतना वोकल आपके खिलाफ बात कर रहा है, वो मरियम नवाज आपको गालियां पे गालियां दे रही है, अताल और तारड़ क्या कह रहा है, और आसिफ क्या कह रहा है, आप उनकी बात करें। आप तो सवाई दया दे के फौज नजर आ रही है अभी। लेकिन वो कहते थे ना कि इनके साथ तो लड़ाई नहीं है ना, वो कहते थे इनके साथ तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई कहीं और है, यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी। लड़ाई आप बेंड कैसे करते हैं? आप कहेंगे मुझे फौज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सियासी लड़ाई करनी है, मैंने इलेक्शन करना है। अगर 14 जब मैं इलेक्शन, लेकिन ये तो आप ओपनली वो कहते हैं ना कि सहूलतकारी की गई थी और इसलिए इनको फैसिलिटेट किया गया था, यहाँ पे ब्रेक शामिल कर लें। सहूलतकारी फिर समझ आ रही है इनको, अगर ये फजूल इल्जाम लगाते हैं। 14 मई को जब एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दिए थे और एक मीटिंग भी हो रही है आपस में सियासी लीडरों की, और उन्होंने वो तैयार हो गए थे कि जून के बाद जुलाई में हम असेंबली खत्म करेंगे, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन करा देंगे। आप क्या प्रॉब्लम है कि 14 मई को सारी असेंबली डिसॉल्व करो, मेरी बातें मानो, आप फिर भूखे बैठ गए। आपको समझ नहीं आती है, मतलब आपको सियासी चाल करनी नहीं आती है। आज उसी कंडीशन में अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते, आप मुझे बताएं कौन सी पार्टी जीती? नजर आ रहा था जीता है। तो आपका कसूर है, आप बैठे, आप आराम से रेस्ट करें। लेकिन पीटीआई ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी और इसका नतीजा वो भुगत रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त सियासी सिनेरियो क्या हो सकता है, माजी में किस किस ने गलतियां की और इस वक्त जो पुराने चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं और जो एक नया तजुर्बा था वो अब तो फट चुका है और 9 मई का सानिया उसकी सूरत में सामने आ चुका है। तो अब ये जो पुराने चेहरे दोबारा आएंगे, कौन कौन आ सकता है? ब्रिगेडियर साहब, आपसे ही सवाल है कि ये जो पुराने चेहरों के साथ अब एक नया तजुर्बा हो रहा है, या आप ये समझ रहे हैं कि ऐसा है, तो क्या समझ रहे हैं, क्या देखते हैं कि अगले इलेक्शन में किसकी हुकूमत है, किसकी बारी है? देखिए, तजर्बा जो हो रहा है ये हुकूमत खुद कर रही है, कोई तजर्बा नहीं कर रहा। पार्लियामेंट है, आपके सामने पार्लियामेंट बिल पास कर रही है, क्योंकि ये भी पीटीआई चेयरमैन की कितनी ब्लंडर है कि आपने अपने लोगों को असेंबली से रिजाइन करवा दिया। इतनी बड़ी आपकी ऑपोजिशन थी, फिर आपके पंजाब और आपके पास केपीके की हुकूमत थी, आपने उसको लात मार दी और सोचे समझे बगैर सोच के अब आप यतीमों के साथ छुप के बैठे हैं। तो आपने क्या हासिल किया? मुझे ये बताइए कि क्या हासिल किया? तो सियासी लीडर को सियासी बन के बात करना चाहिए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन अब आगे देखें कि अब इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए भी वजीर आजम बनने के लिए राहें हमवार की जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब दुआएं कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से। देखें, बड़ा क्लियर नजर आ रहा है इस वक्त मेरे हिसाब से। टिल टुडे पीपल्स पार्टी हैज एन एज। वो सिंध में भी पूरा कैप्चर किया हुआ है, उनके पास हिंदुस्तान में वोट बैंक है, सदरन पंजाब में वो जाके बैठ गए हैं,
वो भी उनका कंट्रोल है। अभी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में बैठे हुए हैं, केपी के भी उनका लेकिन वोट आपको है। लगता है सिंगल मेजोरिटी ले सकती है? इवन के सिंगल मेजोरिटी की बात कर ली कोई जाए पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं ले सकती। तो यही अलायंस हम एक बार फिर से देखेंगे, यही अलायंस। देखें, बिल्कुल देखें, बात यह है कि इसमें सिंपल मेजोरिटी कोई पार्टी नहीं लेगी, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। अगर सिंपल मेजोरिटी होगी तो फिर ना आप 80 वज़रा मशीर रखेंगे, ना आपको ब्लैकमेलिंग पार्टियों की करनी पड़ेगी, छोटी नीतियां भीख मांग के आपने वोट बैंक पूरा करते हैं, जी ठीक है, ना आप मुल्क की तरक्की कर सकते हैं। जी तो ठीक, ये हंग पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं होगा स्वाइप ब्लैक। जी ठीक है। मजहर बरला साहब, फिर इलेक्शन करवाने का तो कोई फायदा नहीं है। अगर ब्रिगेडियर साहब जो हमें मंजर कशी कर रहे हैं अगले इलेक्शन की, तो वो तो यही लोग हैं जो सामने आएंगे, वजीर आजम किसी का भी हो जाए। देखिए, पाकिस्तान की मैंने पहले भी अर्ज किया, एक बदकिस्मती है कि पिछले 40-45 साल से ऐसे लोग टकरे हुए हैं इस मुल्क को, जो इस मुल्क को मैं समझता हूँ जोंके लगी हुई हैं। काउंसलर लेवल के लोग थे, वो वजीर बन गए, वजीर आला बन गए, वजीर आजम बन गए, और उन्होंने स्वाय अपनी तिजोरियां भरने के और कोई काम नहीं किया। अब ये जो एक बात ये लोग करते हैं 9 मई के वाकया के हवाले से, देखिए पहले मैं अर्ज करता हूँ कि तहकीकात तो कर ली जाती कि उसमें पीटीआई की आदत मुलव्वस भी है या नहीं। बगैर सोचे समझे एक बात कर दी जाती है, और भाई शर्पसंद नासर थे, उससे भी खतरनाक बातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कर चुकी है, उससे खतरनाक बातें। देखिए, जो रोग आर्मी के इश्तहार दिए थे वो किसने दिए थे? जो परवेज मुशर्रफ का जो त्यारा अगवा किया था वो किसने किया था? वो जो डॉन लीग थी वो किसने की थी? वो मेमो गेट स्कैंडल कब हुआ था, किसने किया था? वो जो एक त्यारा पाकिस्तान का अगवा करके अफगानिस्तान ले गए थे वो कौन लोग थे? और वो जो ईंट से ईंट बजाते थे वो कौन लोग थे? तो गुजारिश ये है कि वो तो लीडर थे, यहाँ तो आम लोग थे। हमें तहकीक तो कर लेनी चाहिए थी, और सबसे पहले आईजी पंजाब को पूछना चाहिए था कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम क्यों नहीं रोक पाए? क्या किसी तहकीकी इदारे ने उसको कटहरे में खड़ा किया? लेकिन ये कहा जाता है ना मजहर बरला साहब, ये दलील सामने आती है कि अगर रोकते तो फिर लाशें गिरती, फिर हम ये सवाल करते कि अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई गई। मैं आलिया आपको आपके प्रोग्राम में दावे से एक बात कह रहा हूँ, जिस दिन तहकीकात हुई साबित हो जाएगा कि इस साजिश में कुछ और लोग इन्वॉल्व थे, साबित हो जाएगा। और वो लोग इन्वॉल्व होंगे जिनके अंडर हुकूमत है, जो काम कर रही है, जिनके अंडर इंतजामिया थी, साबित हो जाएगा। ऐसे तो नहीं है कि गोली नहीं चलाने दी, बाकी जगहों पे ये शेल चलाते हैं, बाकी जगहों पे कंटेनर खड़े करते हैं। ये 2.5-3 घंटे सोए रहे और एक मिनट की देखिए, ये इसमें चौधरी इत्तेजाज अहसन ने बहुत सी बातें की हैं, आप उन पे कभी गौर कीजिएगा। अब इनको जो इलेक्शन से भाग रहे हैं ना, या नहीं, अब तो नहीं भाग रहे, अब तो तैयारियां कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। कर ले। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पीटीआई इनसे नहीं हारेगी। पीटीआई के लोग इलेक्शन लड़ेंगे? ये मजहर बरला साहब, पीटीआई के लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? नहीं। देखिए, ये मशरकी पाकिस्तान में भी तजर्बा हो चुका है, जुल्म और ज्यादती वाला। वहाँ भी एक ना करें ऐसी बातें। चले मजहर बरला साहब, किसने गलत कर लिया, किसने सजा भुगत ली, लेकिन ये बातें ना करें कि मशरकी पाकिस्तान जैसी मिसालें ना दे। इतनी खुदारा खतरनाक, मुस्बत ही सोच ले। हाँ नहीं, मस्बत सोच रहे हैं ना, तो हमें हमारे अदारों को, हमें बतौर पाकिस्तानी हमें सबक सीखना चाहिए। हमें जुल्म और ज्यादती नहीं करनी चाहिए। सबको मैदान के लेवल प्लेइंग फील्ड फिर सबके लिए होना चाहिए ना। नहीं तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है, नवाज शरीफ साहब के लिए हो गई है, और जरदारी साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो हम जीत जाएंगे। जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं। उनकी भी पकड़ दकड़ बंद करें ना, जिनके घरों के शीशे तोड़े जाते हैं, जिनके घरों में टीवी फ्रिज तोड़ दिए जाते हैं, जिनके मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है। जी नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या देखते हैं आगे का मंजरनामा? अब जो माइनस होना था वो हो चुका है, नाहिली किसकी हो सकती है, अहल कौन होने जा रहा है, क्या क्या सूरत हाल है अगले इलेक्शन से पहले, क्या मंजरनामा है आपके सामने? आलिया, अब तो उम्र का काफी हिस्सा हम गुजार चुके हैं, और मैंने बड़ा एक्टिव पॉलिटिक्स और सहाफत में हमेशा हिस्सा लिया है। लाहौर से मेरी पैदाइश है,
लाहौर में मैं पला बड़ा, वहीं पे स्कूल कॉलेज में गया। जो हम 70 से हालात देख रहे हैं, उस वक्त तो बहुत छोटे थे, अभी तक कोई हालात नहीं बदले। अभी अगर एक बात की जाती 9 मई की, जिस तरह मजहर बलराज साहब या मेरे बहुत ही मोहतरम ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कह रहे थे, मैं 2-3 बातें करूंगा, उसके बाद तमीद बांधूंगा कि देखिए, जहां पाक फौज का ताल्लुक आता है, हमारी अपनी फैमिली में पाक फौज से लोग हैं। मेरे सगे चिच्चा जो है वो प्रिजनर ऑफ वार रहे हैं 71 वाली वॉर में, ठीक है ना, 2.5 साल वो इंडिया की जेलों में रहे। हमें इनका पता है पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो रात को जागते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं, वो अपना लहू इस मुल्क के लिए देते हैं, शहादत देते हैं, तो हमारे बच्चे जो है सुकून से स्कूलों में जाते हैं। हमें मजहर बरलाज साहब को समझा दें, वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो गलत कहने को तैयार ही नहीं है। मेरी बात सुनती जाए, देखिए बात सुनिए, हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई फौज से, जो हमारे शोधा हैं वो हमारे माथे का झूमर है, हमारे दिल खून के आंसू होता है जब उनकी यादगार के ऊपर हमला हुआ। जिन्होंने हमला किया उनको सजा दी जाए, लेकिन क्या हमारी पुलिस इतनी नकम्मी थी कि वो यादगारों की, जो शोधा की यादगार है, उनकी हिफाजत नहीं फरमा सकती? जब 25 मई पिछले साल को लिबर्टी से लोग निकलना चाहते थे जलसे के लिए, तो उनको शेल मार मार के किसी को निकलने नहीं दिया गया। जमान आप भी इफ एंड बट के साथ इसकी मजम्मत कर रहे हैं ना, इफ एंड बट के साथ। एक मिनट, क्या आप मॉब को लिबर्टी में नहीं रोक सकते थे? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। अगर मॉब लिबर्टी से मूव किया था, शेरपुर ब्रिज के नीचे इतनी बड़ी कुर्बान लाइंस है, आईजी पंजाब सो रहे थे, क्या पुलिस ने किसी मौके पे भी उस मॉब को रोकने की कोशिश की? यानी कि अगर कोई शोधा की यादगार की तरफ जा रहा है या कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहा है, तो पुलिस क्या कर रही है? ये बिल्कुल इस साजिश में शामिल है और इनको अच्छा चलें, इसको भूल जाते हैं, इस वाक़े को आगे ये तो अब हो गया ना, अब जो होना था वो हो चुका है, अब इसको भूल जाते हैं। इस बहस में हम पढ़ेंगे तो मजीद उलझ जाएंगे, हमारे पास कोई सुलझाव नहीं मिलेगा हमें। अब आगे बताएं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब वापसी की तैयारियां पकड़ रहे हैं, कब तक आ जाएंगे? नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार वजीर आजम बनेंगे, किसकी कोशिशें रंग लाएंगी, क्या देखते हैं आप? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी तो अभी ठीक है, उनका टाइम है, उन्होंने सियासत में कदम रखा है, उनकी बारी जरूर आएगी। नवाज शरीफ साहब मेरी तरफ से चौथी दफा वजीर आजम बने, मेरी तरफ से 5वीं दफा वजीर आजम बने, लेकिन ये जो कौम है, यंग जनरेशन है, लाइक जो 1995 में पैदा हुई है, पिछली सदी में, उनको 1999 में बताया जा रहा है कि ये शख्स, इसने तैयारा अगवा करवाया, हुदैबिया पेपर मिल, ये करप्ट इंसान है, इसने बहुत करप्शन करके पैसा बनाया, मोटरवे से किकबैक्स लिए, ये 99 से उनको बताया जा रहा है। फिर एक एनआरओ होता है और 2008 में दोबारा आसिफ अली जरदारी कहा जाता था कि ये पैर पे बम बांध के इसने फलां बंदे से पैसे ले लिए, इसने सरे महल बनाया, इसके स्विस बैंक में अकाउंट है, इनके पेट फाड़ के पैसे निकाले जाएंगे। फिर 2008 में वापस आ जाते हैं। फिर जो यंग जनरेशन है उसको 2017 में बताया जाता है कि पनामा लीक के जरिए इन्होंने पैसे बहुत बनाए। ये लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ हमारे सामने डाला जाता है, ये सब कुछ हमारे सामने, वो हुकूमत करके बैठे वापस लेके आ रहे हैं। हाँ। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, कौम और आवाम और यंग जनरेशन खुद फैसला करेगी कि एक बंदे को 20 साल से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फैसला सब मान लेंगे, ये सबसे अहम है। वो फैसला कौन कौन मानेगा, वो मुतनाज़े फैसला नहीं होगा अगले इलेक्शन का, ये अहम मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और मजहर बरलाज साहब। दैट्स ऑल टुनाइट, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।